नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब के साथ। मारूफ मईशतदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माजी में मैं कहूँगा 2018 से कबल इनका बड़ा अहम किरदार रहा पिछली हुकूमत को फारिग कराने में, क्योंकि इन्होंने जिस एहसन और ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर माजी में किए माफिया के जराइम को अवाम के सामने ज़ाहिर किया और शुमारियात और बेहतरीन इलस्ट्रेशंस के ज़रिए ये बताया कि माजी के अंदर पाकिस्तान की मईशत के साथ जो जो जुल्म हुए हैं और जो जो मज़ालिम ढाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ मेजर करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर एक बड़ा जिसे मैं कहूँगा कि गहरा जायज़ा इन्होंने पेश किया। तो अब मैं इनको लेकर बैठा हूँ इस हुकूमत के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बात यह कि गुफ्तगू का आगाज़ तो हो गया, लेकिन डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, अब बात यह है कि आज की तारीख़ में अगर आपसे पूछूँ, आप रोज़ाना की बुनियादों पर मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ, आप शुमारियात की मदद से और इलस्ट्रेशंस की मदद से और दीगर और जिसे आप कह सकते हैं कि अक्कासी करके आप बताते रहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को अब दरपेश मसाइल कितने हैं। लेकिन सर वही फिर बात की थोड़ी नफ़ी हो गई। बहुत से आपके स्टेटिस्टिक्स ये शो करते हैं कि माजी की हुकूमतें शायद तरक्की के हिसाब से बेहतर थीं। तो आप मुझे बताएं फिर मामला रह क्या गया। जी तो ये मामला दो है जो भी आपने जिक्र किया। एक मामला है करप्शन का और दूसरा मामला है नाअहली का। बड़ी बहस हो रही है पिछले कई महीनों से, बल्कि साल भर से ज्यादा, कि मुल्क को नुकसान ज्यादा कहां से पहुंचता है जी। क्या करप्शन ज्यादा नुकसान पहुंचाती है या नाअहली ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो नुकसानात तो दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन हमने देखा कि नाअहली जिस किस्म की सिमत में मुल्क को ले जाती है उसको नुकसानात से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने करप्शन भी देखी है, हमने करप्ट हुकूमतें भी देखी हैं और अब हम नाअहल हुकूमत भी देख रहे हैं, और दोनों के नुकसानात जो हैं वो हमारे सामने अली साहब इस वक्त जाहिर हो रहे हैं। हमने दोनों का आप सोचिए कि गला घूंटना है। करप्शन के बगैर जो है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, और नाअहल अगर टीमें होंगी उसके साथ रहते रहते भी मुल्क जो है वो आपको साफ जाहिर है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा। अब देखिए, टनों के हिसाब से अदाद शुमार आपके ऊपर, हमारे ऊपर फेंका गया है ये बजट के दौरान, पिछले हफ्ते भर के दौरान। आप लोग भी अवाम के ऊपर टनों के हवाले से अदाद शुमार फेंक रहे हैं। तो 5,800 अरब का टैक्स इकट्ठा होगा। अब किसी को क्या पता कि 5,800 अरब क्या होता है। फिर कहा जाता है 8,500 अरब का ये एक बजट आ गया है, तारीखी बजट, अवाम दोस्त, बिजनेस फ्रेंडली और ग्रोथ ओरिएंटेड। तो किसी का क्या ताल्लुक ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं है, 8,500 अरब क्या होता है। यहाँ मामला है आटे की कीमत, घी की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले अपनी बात कर रहे थे, लेकिन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, दोबारा से जुड़ गया है। तो मैं चाहूँगा फ़रूख सलीम साहब, अगर आप अपनी बात जो आप तब कर रहे थे अगर आप मुकम्मल करना चाहें तो मुकम्मल कर लें, फिर मैं नया सवाल आपके सामने पेश करूँ। जी बात हो रही थी कि टनों के हिसाब से जो अदाद शुमार अवाम के ऊपर फेंके गए पिछले हफ्ते भर में, वो उनका इन्हिसार जो है, अगर आप गौर से बजट को देखें तो वो सियासी बजट ज्यादा है और वो माशी बजट कम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका तकरीबन मुकम्मल इन्हिसार जो है वो दो बैरूनी ममालिक और बैरूनी ताकतों के ऊपर है, एक अमेरिका और दूसरा सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के हवाले से हमें एक अच्छी खबर आ गई है। बजट में हमने कहा था कि 610 अरब रुपया जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में, टैक्स की मद में इकट्ठा किया जाएगा। अब हम तकरीबन 20 बिलियन लीटर सालाना इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये निकल रहा था कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा हुकूमत को। और अगर वो लगाया जाता
तो सियासी तौर पे आप सोचिए कि वो सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी मुल्क का बड़ा बुरा हाल है। अब हमें मिल गई है ये टैक्स, ये फैसिलिटी सऊदी अरेबिया की वजह से, तो शायद ये टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा और हुकूमत 610 अरब इकट्ठा कर लेगी। तो ये तो है अच्छी खबर। दूसरा इन्हिसार है पूरे के पूरे बजट का अमेरिका के ऊपर। जी जी, यानी कि अगर आप बजट को गौर से देखें तो उसमें हम ये कह देते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज, कि शायद हमारे पाकिस्तान के कोई बड़े असासे पड़े हैं बैरूनी मुल्कों में, और वो है 2700 अरब के कर्जात जो हमने बैरूनी मुल्कों से और बैरूनी बैंकों से और बैरूनी मालियाती इदारों से हमने कर्जा लेना है, फिर ये जाके बजट पूरा होता है। तो अब आ गया अमेरिका का मामला। अमेरिका के 8 लाख और 31,000 वोट हैं IMF के बोर्ड के ऊपर। IMF के बगैर ना हम IMF के साथ चल सकते हैं, ना हम IMF के बगैर चल सकते हैं। जब तक IMF के साथ नहीं होते तो हमें वर्ल्ड बैंक भी लिफ्ट नहीं करवाता, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे नहीं देता, और हमें कमर्शियल बैंक जो है वो भी पैसे नहीं देते। तो ये पूरे के पूरा बजट जो है ये अमेरिका के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और सऊदी अरेबिया के हवाले से अच्छी खबर आ चुकी और अमेरिका की अभी खबर आना बाकी। अच्छा, अच्छी खबर आ गई। अच्छा, मैं बीच में एक इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहा था इत्तेफाक से, जब आपसे राब्ता टूटा था मैंने कहा सर पाकिस्तान के अंदर तो एकदम हम जज्बाती लोग हैं और बिल्कुल मामलात ऐसे हो गए थे कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स तो आप समझें कि इमोशनल ब्रेकडाउन पे आ गए थे, और सिर्फ पेट पर लेटकर रो नहीं रहे थे, कुरला नहीं रहे थे, बल्कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के ख़िलाफ़ जो जहर उगल रहे थे 1.5-2 महीने पहले तक, वो हैरान कुन था। आइन में भी लिखा हुआ है कि मुस्लिम उम्मा के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, आप रिव्यू कर सकते हैं अपने रिलेशंस, लेकिन अभी आपने बताया कि फिर मांगने के लिए हम गए तो वहीं, और पहले भी उन्हीं से ही मांगा था। तो सर ये तो बड़ी कम ज़र्फ़ लोगों की आदत होती है कि अगर कोई मांगे और अगला बंदा तकाजा करने पर मना करे तो उसे बदवा देना शुरू कर दे। ये तो सर बड़े कम ज़र्फ़ शख्स की ये एक अलामत होती है। मेरा ऐसा ख्याल है कि आप दूसरे से तकाजा करें, वो आपको मना कर दे तो आप उसे बदवाएं देना शुरू कर दें, मुगल्लज़ात बकना शुरू कर दें। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि आप मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं इनके आगे जब आप हाथ फैलाएं, वो मना कर दें, तो क्या ये हमारी कमज़र्फ़ी नहीं है कि हम उनको बदवाएं देना शुरू कर दें, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें? और फिर मैं अब आपके सामने कहना तो नहीं चाहता, लेकिन IMF के सामने भी तो जाकर हम हाथ ही फैलाते हैं ना, तो जब वो मना करता है तो हम उसको बदवा दें, कमज़र्फ़ी तो नहीं होगी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब इसका मज़ेदार जवाब देंगे, हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए, सॉरी स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम बैक। मैं ये कह रहा था सर कि मशरिक़ वुस्ता से जब हम पैसे मांगते हैं उनके ममालिक से, वो मना कर देते हैं या कुछ शराइत रखते हैं या कहते हैं बाद में ले लेना, तो हम उनको बदवाएं क्यों देना शुरू कर देते हैं? कमज़र्फ़ी नहीं है? देखिए सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो बजट वाले दिन, जिस दिन वजीर खजाना नेशनल असेंबली होते हैं, बजट का ऐलान करते हैं और सारी दुनिया को बताते हैं कि 8,500 अरब के हमारे अखराजात हैं और तकरीबन 4-4.5 हज़ार अरब से ज्यादा हमारे पास नहीं है। यानी कि बजट में आपने खुद लिखा है कि 4,000 अरब का बजटरी खसारा है। अब आप दुनिया को कह रहे हैं कि जी हमें आना है आपके पास पैसे मांगने के लिए, बिकॉज हमारी आमदन जो है वो कम है, अखराजात जो हैं वो ज्यादा है। तो सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो हर साल जून के महीने में हमारा वजीर खजाना जो है वो दुनिया भर को उसका ऐलान कर देता है। अब जब आपकी कमजोरी है, दुनिया को पता है आपकी कमजोरी है, आपने मांगने के लिए आना है, तो फिर मामला वो आज़ादी और वो खुद मुख्तारी और वो जिन हकाइक का आप जिक्र कर रहे हैं, फिर उनका क्या मानी रह जाता। यानी कि आपने पैसे जाना है, आपने भीख मांगने जाना है, तो हमें अपनी कमजोरियां दूर करनी है। अगर वो जो बाकी रिलेटेड एलिमेंट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उनसे हमने निजात हासिल करनी, यानी कि हमारी अगर आमदन और हमारे अखराजात जो हैं वो बराबर होने लगे, सर ये तो हम सही मानों में सर ये तो लारा इन हुक्मरानों ने हमें कब से लगाया हुआ है। कभी कहते हैं हम कशकोल तोड़ देंगे, कभी कहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट को वो इज्जत दे देंगे जो माजी में उसको कभी नहीं मिली,
सारी दुनिया हमसे दान मांगेगी, हमसे मांगेगी पैसे, ऐसी बातें तो सियासतदान कब से हमें गोलियों के साथ घुमा घुमा के पिलाते रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस कमज़ोरी को फिर कैसे दूर करें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, और वो बात जब भी मशरिक़ वस्ता की शुरू होती है, पता नहीं क्यों इनके मेरे दरमियान वो राब्ता टूट जाता है, लेकिन अब राब्ता जुड़ गया। इन्होंने भी वजाहत से बता दिया कि पाकिस्तान को अपनी कमज़ोरियाँ दूर करनी है। तो मेरा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब बात आपसे, अब मैं किस तरह से, मैं आज असल में परेशान इस वजह से हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह बेताब और बेचैन होकर परेशान हो चुके हैं कि साहब अब कब तक यही कहानी चलेगी। मेरी जवानी, आपकी जवानी के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने एक वादा किया था, कशकोल तोड़ दूंगा। फिर उन्होंने कहा था कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, लोगों ने बेटियों के जहेज़ दे दिए थे उसमें। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि अब मुल्क के कर्ज़े उतर जाएंगे, बाहर से बैरूनी सरमायाकारी आना शुरू हो गई है, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर हमें बताया गया कि इतना पैसा पाकिस्तान में आ जाएगा कि हम दूसरों को जो है वो खैरात करेंगे और लोग हमारे पास आएंगे, हम उनको दिया करेंगे, खैरात दिया करेंगे पैसों की, और हमारे पास इतना सरमाया इकट्ठा हो जाएगा, हम मुंह पे मारेंगे बैनुल-अक़वामी इदारों के, उनके दांत तोड़ देंगे। तो सर ये सारा तो पॉलिटिकल रिटोरिक है, कहाँ हम अपनी कमज़ोरियाँ दूर कर सकते हैं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्या कहते हैं आप? अब दोबारा आ गए हैं लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ। अच्छा, हम मईशत से थोड़ा सा हट गए हैं, हम आ गए हैं सियासत के ऊपर, या साइकोलॉजी ऑफ सियासत के ऊपर, या डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर। देखिए, 3 मफादात होते हैं। सबसे ऊपर होता है कौमी मफाद, उसके बाद है आपकी सियासी पार्टी का मफाद, और फिर है ज़ाती मफाद। अब आप दुनिया भर को खोल के देख लीजिए, जहां पे शख्सियात जो हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं और इदारे कमजोर हैं, वहां पे ये उल्टा हो जाता है। आपके जाती मफादात जो है वो टॉप पे आ जाते हैं, फिर पार्टी की मफादात, और फिर आखिर में रह जाते हैं आपकी कौमी मफादात। जिन मुल्कों में इदारे मजबूत हैं और शख्सियात इदारों के सामने कमजोर हैं, वहां पे सबसे टॉप पे आपके आता है कौमी मफाद, उसके बाद पार्टी का मफाद, और फिर आखिरी नंबर पे आपका जाती मफाद। तो हमने करना है जो आपने दोबारा से पीटीआई की मैनिफेस्टो में भी लिखा है, हम सबको भी पता है कि इदारे मजबूत किए बगैर जाती मफादात जो हैं उनको तरजीह मिलती रहेगी। तो इदारों को मजबूत करना हमने 3 साल में क्या किया? हमें पता था कि हमारी ये कमजोरी है कि शख्सियात ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, और इदारे कमजोर हैं। मंशूर में भी लिखा, पीटीआई के मंशूर में भी लिखा, बाकी जमातों के मंशूर में भी लिखा, लेकिन जब हुकूमत आ गई तो फिर मामला वहीं का वहीं रह गया। वो आपने जिक्र किया था कि आपने 1 पाव गोश्त आपको चाहिए और आपने पूरा का पूरा बकरा जो है उसको ज़बह करवा दिया, और ये मुसलसल हो रहा है, रोजाना हो रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि 1800 अरब रुपए का सालाना नुकसान पीआईए में, पाकिस्तान रेलवेज में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में रोजाना हो रहा है कि किसी के हाथ वो पाव गोश्त आ जाए। तो आपने मुल्क की गाय ज़बह करवा दी, रोजाना करवाते हैं कि आपको 1 पाव गोश्त मिल जाए। Some people say that we can ground all the aircrafts of the national carrier and we would still not be incurring so much of a loss that we are incurring while we operate it. Is it correct or not? आप सिर्फ पीआई की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने एक तजवीज़ दी थी कि 5.5 लाख मुलाजमीन काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, कोई 195 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं पीआईए जैसी। अगर उन सबको घर बैठे आप 30-35 हज़ार रुपया माहाना बांट दें तो भी वो जाके सालाना 150 अरब का नुकसान बनता है और 1800 अरब का नुकसान बच जाता है। तो तरीका कार तो सामने है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 2018 में पंजाब की हुकूमत ने मुआहदा किया था वर्ल्ड बैंक के साथ, और वो हमारे अपने फायदे में था कि गंदम की कीमत को कम किस तरह करना है। बताया ये जा रहा था कि हुकूमत वालों को कि आपने जो इदारे बना रखे हैं जो किसान और मिलर के दरमियान में है, जो पैस्को कहलाता है, जो स्टोर करता है हुकूमत की
बिहाफ के ऊपर गंदम स्टोर करता है, और प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स हैं, वो सालाना 200 अरब रुपए का नुकसान कर रहे थे। उनके पास जो गंदम की बोरियां होती हैं, जब उस पर रेड होता है तो वो मिट्टी निकलती है उसके अंदर से। वर्ल्ड बैंक ने मुआहदा किया पंजाब हुकूमत के साथ कि हम आपको $300 मिलियन देंगे, आप ये जो मिडिल मैन है, ये जो पैस्को है, जो फूड डिपार्टमेंट्स हैं, इनको एलिमिनेट कर दें, बस खत्म कर दें। 200 अरब रुपए का फायदा होना था हर पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत को आटे की कीमत की हवाले से। अभी तक वो प्रोग्राम चल रहा है। जी जी। तो हमको पता है मसाइल क्या है, हमें पता है उनको हल क्या करना है। यहाँ पे कहीं नियत और काबिलियत की कमी रह जाती है। बड़ी अहम बात की आपने, बड़ी अहम बात की है। नियत की, काबिलियत की कमी रह जाना, ये हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, पता नहीं आप इत्तेफाक करें या ना करें, वो कुछ इस तरह की है कि मैंने अब तक जो देखें, जो ज़्यादा मैंने आज तक एक चीज़ देखी है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो अनपढ़ आदमी होता है जेब में कलम रख लेता है, जो काला होता है वो गोरेपन की क्रीम लगा लेता है, जो जिसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और बेपर की उड़ा भी देता है, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है या जिस चीज़ का उसको एहसास कमतरी का एहसास होता है, वो उसी को दूर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ करता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियत और बेवजह के नारे और बेवजह जगह जगह पर मिली नगमे गाने से ये साबित नहीं होता कि आप वाकई में डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। कंट्री तो खैर बात की बात आती है इंसानियत से। मेरे ख्याल से देयर इज़ नो पर्सन इन पाकिस्तान हु इज़ थिंकिंग अबाउट mankind in general, other people, about the country. They are just thinking about themselves. क्या कहते हैं आप? देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरू में लालची पाकिस्तानियों का नाम लिया था, कुछ इस किस्म का जिक्र किया। जी जी। मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत की जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दुनिया भर में एक ही। अमेरिकन, जापानी और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला, बरतानिया में रहने वाला भी उतना ही लालची है जितना मैं पाकिस्तानी लालची हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई ये हम लोग हैं। सर, मामला शुरू होना है क़यादत से। ऊपर वालों ने क्या करना है और ऊपर वालों ने किस किस्म का माहौल क्रिएट करना है। आपको या मुझे जब जीटी रोड पे बिठाया जाता है और हम गाड़ी चलाते हैं तो हम, आप अंदाजा कीजिए, इतने हॉर्न भी मारते हैं, ब्रेकें मारते हैं और हर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मोटरवे पे चढ़ते हैं, हम हर कानून की पासदारी शुरू कर देते हैं। अगर लेन चेंज करनी है तो सिग्नल आ रहा है। तो मामला माहौल का है, एनवायरनमेंट का है, कोई हमारे डीएनए का इशू नहीं है, कोई हमारी लालच का इशू नहीं है। हुकूमत ने ऐसा माहौल पैदा करना है। मैं उसकी वजाहत कर दूं, क़यादत ने ऐसा माहौल पैदा नहीं, मैं उसकी वजाहत कर दूं। मैं वो उनसर तो बाद में आएगा। मैंने इस चीज के बारे में कहा था कि हम बुनियादी तौर पे बहरूपिया बनने की कोशिश करते हैं। हम ये दुनिया को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम लालची नहीं हैं। ये मैंने जो बात की थी, और हकीकतन हम लालची हैं क्योंकि इंसान की फितरत में लालच है। आज़ाद जदीद मईशत ये कहती है कि इंसान लालची है और जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन है, वो अपने मुफादात को परसू करता है। हम सिर्फ झूठे हैं, हम झूठ ये बोलते हैं कि हम लालची नहीं हैं। मैं सिर्फ इस चीज़ की निशानदेही कर रहा था। और मैं आपको बताऊं, लालची के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए, आप तो खैर शुमारियात के एक्सपर्ट हैं, तो पाकिस्तान पिछले नंबरों में नहीं आएगा, पाकिस्तान अगले नंबरों में ही आएगा लालच में, ये मैं बता दूं आपको। जी देखिए, आपने खुद ही कहा कि लालच जो है वो तो इंसानी फितरत के अंदर है, जो भी इंसान है। अब आपकी रियासत में और आपकी रियासत को चलाने वालों ने कैसा माहौल पैदा कर रखा है। अगर तो जो बैकडोर एंट्रेंसेस हैं, अगर टेलीफोन के ऊपर आप अपना काम करवाने में और सिफारिश से के नतीजे में अपना काम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, और आप, मेरे ख्याल वक्त प्रोग्राम का हमारे पास मुख्तसर होता है। ख्वाहिश तो ये थी कि मजीद डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।